हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज टीचर्स डे है। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। मेरी तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं। आज का आप लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट कर। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हमारा है। ठीक है, कौन सा है? प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, यूथ कंपटीशन का। आप लोग थोड़ा सपोर्ट को बनाइए। जो है आज कम से कम गुरु दक्षिणा के रूप में मुझको जो आज मेरा चैनल जो आप लोग पार कर दीजिए, जो है 500 सब्सक्राइबर से एबव। देखता हूँ कब तक आज शाम तक हो जाता है। ठीक है, तो कोई एक नई योजना बनाई जाएगी आप लोगों के लिए, एक नया प्रैक्टिस सेट और शाम को अपलोड किया जाएगा। ठीक है, आप लोग ऐसे ही सहयोग बनाए रखिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया? तो वो कंपनी हमारी कौन थी? इंग्लिश कंपनी थी। कौन थी? अंग्रेज़ों को दिया गया सूरत में। ठीक है, कहाँ पे? सूरत में लगाने के लिए। याद रखेंगे आप लोग, सूरत में। कब कब दिया गया सूरत में अंग्रेज़ों को फैक्ट्री लगाने के लिए? तो 1613 ईस्वी में इसने क्या कर दिया? इजाज़त दे दिया। ठीक, सर टॉमस, फिर दोबारा इसको भेजा गया कब? इसके दरबार में एक आता है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो, सर टॉमस रो को कब भेजा गया? 1615 में पुनः भेजा गया। ठीक है, जहाँ जहांगीर से क्या करता है? अनुमति लेता है क्या? फैक्ट्री लगाने के लिए। ठीक है, फरमान तो 2013 में ही जारी कर दिया था, लेकिन जो दोबारा भेजा जाता है पूर्ण रूप से सहमति लेने के लिए, ताकि हम सूरत में अपनी कंपनी को क्या करें? इस्टेब्लिश करें। भारत में पहली ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी, कहाँ पे लगाई गई थी? तो सूरत में ही लगाई थी। याद रखेंगे ना आप लोग, अंग्रेज़ों द्वारा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जहांगीर के बारे में आप लोग जानते हैं। जहांगीर जो मुगल वंश का था जो है, ठीक, इसकी पत्नी का नाम क्या था? नूरजहाँ। मेहरुन्निसा इसका नाम था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का क्या था? शासन था। याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो किसका था बताइए? उस समय शासन किसका था? उस समय शासन किसका था? तो गढ़वाल था। ठीक है, किसका था? गढ़वाल वंश का था। ठीक है, गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? जयचंद्र था। ठीक है, जयचंद्र था इसका अंतिम शासक था। ठीक है, गढ़वाल वंश। कब से कब यह शासन था? तो 1170 से कब तक था? 1194 तक। याद रखेंगे आप लोग, 1170 से 1194 तक था। इसने एक युद्ध भी लड़ा था। कौन सा बताइए? जयचंद्र और किसके बीच? जयचंद्र और किसके बीच बताइए? मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, 1194 में। ठीक है, 1194 में, जिसमें जयचंद्र की हार हुई थी और मोहम्मद गोरी क्या था? जीत गया था। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए आप लोग। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? ये लोग आप लोग बताइए। तो गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। ठीक है, इसमें एक स्वर्ण मुद्रा थी, स्वर्ण मुद्रा को तो दिनार कहा जाता था। ठीक है, और एक चांदी की मुद्रा थी। ठीक, चांदी के मुद्रा को क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। याद रखेंगे ना आप लोग, क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो उसे दिनार कहा जाता था, और जो चांदी का था उसे क्या कहा जाता? रूपक कहा जाता था। स्वर्ण के जो सिक्के हैं जो है, तो किसने चलाया था? तो गुप्त वंश में स्वर्ण के सिक्के चलाए गए थे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। जैन धर्म में संलेखना एक पद्धति से क्या तात्पर्य? तो संलेखना पद्धति का मतलब होता है उपवास द्वारा क्या करना? प्राण को त्यागना। क्या कहलाता है? संलेखना पद्धति कहलाता है। याद रहेगा ना, संलेखना पद्धति द्वारा क्या होता है? प्राण को त्यागना। इस पद्धति के द्वारा जो है मौर्य वंश का जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने इस पद्धति के द्वारा क्या किया था? अपने प्राण को त्याग दिया था। कहाँ पे? श्रवणबेलगोला में। कहाँ पे? श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला में। ये कहाँ पड़ता है? तो एक कर्नाटक में पड़ता है। याद रखेंगे आप लोग। श्रवणबेलगोला में कौन जो है इस पद्धति के द्वारा त्याग किया था? तो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के क्या थे? संस्थापक थे। चलिएंगे आगे चलें। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? फटाफट बताइए आप लोग। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, तो 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर। महावीर स्वामी जी क्या थे? 24वें तीर्थंकर थे। कौन से नंबर के? 24वें। 23वें कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ जी। ठीक, इनका प्रतीक महावीर का क्या था? तो सिंह था।
ठीक, क्या था, सिंह था। और फर्स्ट कौन थे, इसके संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव थे। कौन थे, ऋषभ देव जी थे, याद रहेगा ना, ऋषभ देव। इनका प्रतीक क्या था, तो इनका वृषभ, वृषभ का मतलब क्या होता है, बैल। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए आप लोग, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर को, या जॉन मार्शल के, या जे प्रिंसप के। तो जेम्स प्रिंसप जो था वो अशोक के क्या किया था, जो लिपि थी उसको क्या किया था, अशोक के जो शिलालेख थे उसको क्या किया था, एक मिनट, शिलालेखों को सबसे पहले कौन पढ़ा था, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था, तो जेम्स प्रिंसप था। ठीक है, पढ़ा था इसके शिलालेख को, याद रहेगा ना। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। ये वाला हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, ए पार्ट इज द राइट आंसर। याद रखिएगा आप लोग, पहला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, जेम्स अलेक्जेंडर कनिंघम। याद रहेगा ना, कब, 1863 में। यह काम इन्होंने कब किया था, 1800। इन्हें जो भारत का जो भारतीय प्रागैतिहासिक का क्या कहा जाता है, प्रागैतिहासिक का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारे कौन से 5 क्वेश्चन हमारे इतिहास, मॉडर्न इतिहास से चालू हो गए। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान हैं, इसको बताइए। जो 1833, इसने जो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल सही है, पूर्णतः क्या किया था, समाप्त कर दिया था। ठीक है, और इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को क्या किया गया था, शामिल किया था। बताइए सही है, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। ठीक, चलिए ये तो पहला सही हो गया। इसने जो फोर्ट विलियम के गवर्नर का नाम बदल करके भारत का गवर्नर, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, कानून बनाने का अधिकार क्या किया था, वापस ले लिया था। इसमें भी मुझे डाउट है, थोड़ा सा ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो है डाउट की बात नहीं, इसमें परिषद का भी हुआ था, और क्या प्रेसिडेंशियल कानून के अधिकार को भी क्या कर लिया था, वापस ले लिया था। और फोर्ट विलियम के गवर्नर का नाम बदल करके क्या कर दिया, भारत का गवर्नर, जिसको क्या कहा, विलियम बेंटिंक बने थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो विलियम बेंटिक। ठीक है, याद रहेगा ना, कब, 1928 में, 1928 के आसपास बनते हैं ये जो है। ठीक है, याद रखिएगा, सॉरी 1900 नहीं, 1800, कन्फ्यूज जाता, 1828 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट इज द राइट आंसर। कौन सा पार्ट हो जाएगा इसका, डी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आइए चलते हैं गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसको मैंने बहुत बार बताया है, बहुत बार क्वेश्चन आप लोग सामने भी आ चुका, प्रैक्टिस सेट में कम से कम इसको 4 या 5 बार बता चुका हूँ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। कांग्रेस की तरफ से कौन भाग लिया था, तो इस समय भाग कौन लिया था, महात्मा गांधी जी ने। कौन, पहली बार जो दूसरा, सेकंड गोलमेज सम्मेलन था, याद रखेंगे आप लोग, कौन सा गोलमेज सम्मेलन था, दूसरा था। कब हुआ था, तो 7 सितंबर 1931 में, याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने एक बार सिर्फ इसमें क्या किया था, भाग लिया था। और जब भाग लेने गए थे, किस जहाज़ से गए थे, तो SS राजपुताना से, याद रखिएगा, किससे, राजपुताना से। जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे तो किस जहाज़ से गए थे, SS राजपुताना से गए थे। ठीक है, इनके साथ कौन कौन थे, ये भी कभी कभी पूछता है। तो सरोजनी नायडू जी थी, कौन थी, सरोजनी नायडू जी, याद रखेंगे आप लोग। सरोजनी नायडू जी एक हो गई, दो दूसरे पे कौन थे बताइए, मदन मोहन मालवीय जी थे, ये भी याद रखिएगा, ट्रिपल M, मदन मोहन मालवीय जी, याद रखेंगे ना आप लोग। चलिए और सरोजनी नायडू जी मीरा बेन भी थी, एनी बेसेंट महिलाओं में भी इन क्या कहते हैं, प्रतिनिधित्व की थी, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम कौन सा था, बताइए। पहला जो है साहसिक कदम कौन सा था, तो पहला साहसिक कदम कौन सा, चंपारण आंदोलन था। कब हुआ था, 1917 में। ठीक है, याद रखिएगा, कब हुआ था, 1917 में। चंपारण आंदोलन कब हुआ था, तो 1917 में। ठीक है, और दांडी मार्च कब स्टार्ट हुई थी, तो 12 मार्च 1930 में। इसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट हो गया था। रॉलेट एक्ट 1919 में, रॉलेट एक्ट 1919 में। ठीक है, और असहयोग आंदोलन 1920 में। ठीक है, एक मिनट, 1920 में, मैं सही से लिख दे रहा हूँ, 1920 में। ठीक है, चलिए तो हमारा क्या हो जाएगा, सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। मैंने चारों ऑप्शन को बताता हूँ। ठीक है, इस बात को आप लोग देखा करिए, थोड़ा इसीलिए समय ज़्यादा लगता है प्रैक्टिस सेट में, लेकिन आप सीख के जाइए। एक क्वेश्चन के बजाय 4 क्वेश्चन सीखिए जो है।
बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। याद रखेंगे आप लोग, कब हुआ था? 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 में। ये भी याद रख लीजिए, पूछ लेता कभी। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन किया गया। कौन था उसमें? लॉर्ड कर्जन था। याद रखेंगे ना, कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ठीक, चलिए इसके विरुद्ध जो 7 अगस्त 1905 को क्या ऐतिहासिक स्वदेशी आंदोलन भी स्टार्ट हो जाता है हमारा। स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? इसी के विरुद्ध में 1905, 7 अगस्त 1905 को हमारा स्वदेशी आंदोलन क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन याद रखेंगे ना। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, अब इसको रद्द कब किया गया? बंगाल विभाजन को 1911 में, 1911 में क्या किया कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। रद्द कर दिया किसके द्वारा? जॉर्ज पंचम के द्वारा। जॉर्ज पंचम जो सम्राट था महारानी विक्टोरिया के आगमन के अवसर पर क्या किया? जॉर्ज पंचम द्वारा इसको क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बताया? बताइए कौन बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग बनाया था 1857 में। कौन था? हाँ, तो लॉर्ड कैनिंग ही तो। 1857 की विद्रोह के समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही तो इस समय वायसराय था जो है भारत, इसमें वायसराय पद था। ठीक है, याद रखिएगा, पहला वायसराय था ये जो है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। अब हमारे 5 किस चीज़ के स्टार्ट हो गए? 5 जो है जियोग्राफी के। ठीक, इसी एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन कराए जाते हैं आप लोगों को। ठीक है, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज मैं आप लोगों को कई बार कह रहा हूँ शेयर करने के लिए, क्योंकि आज मैं टारगेट 500 सब्सक्राइबर करना है। ठीक है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए? सपोर्ट करिए, शेयर कर दीजिए, 500 आज सब्सक्राइबर पार हो जाए जो है। ठीक है, क्योंकि आज टीचर डे है तो आप लोगों को तो इतना बनता है कम से कम। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला हमारा उच्चतम लवणता पाई जाती है, बताइए कहाँ? मृत सागर में, लाल सागर में, बताइए किस में? या वान टर्की में। जो टर्की है जो है वो पश्चिमी एशिया का सबसे अंतिम छोर है। सबसे अंतिम क्या है? अंतिम बिंदु भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, अंतिम बिंदु है। ठीक, आज बहुत स्लो करा रहा हूँ एकदम समझा के। ठीक है, इसमें कोई कमेंटबाजी नहीं। चलिए आगे देखते, बताइए उच्चतम लवणता वाली कौन? तो मृत सागर है। कौन सा है? मृत सागर है। ठीक है, ये ऑप्शन के हिसाब से तो कौन है? मृत सागर है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। और एक हमारा जो सबसे ज़्यादा जो है वान झील तो नीचे दिया है ना, तो सबसे ज़्यादा वान झील है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। इसमें जो है 338 प्रति हज़ार जो क्या लवणता पाई जाती है, इसमें जो 220 ही पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा आता है? मृत सागर आता है। ठीक है, याद रखेंगे ना आप लोग। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा सत्य नहीं है ये पूछ रहा है। तो जल वाष्प जो है निचले वायुमंडल की अति परिवर्तित गैस है। ठीक, तो क्या है? ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बरहमा का ये क्या है? सही, लेकिन हमसे क्या पूछा? गलत पूछा। कौन सा? अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। तो ये क्या है? ये बिल्कुल गलत है। शीत कटिबंध उभय गोलार्ध ध्रुवीय वृत्त एवं ध्रुवों के बीच है, बिल्कुल सही है। जेट वायुधाराएं जो अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं जो धरातलीय मौसमी दशाओं से प्रभावित होती हैं, बिल्कुल सही। इस हिसाब से हमसे पूछा कौन सा गलत है, तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, मतलब जो क्या करते हैं? लवणीय जल में उगते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? लवणोभिद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो लवणो मृदोभिद्ध कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे ना आप लोग। तो कौन? हैलोफाइटा कहा जाता है। क्या कहा था? इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? हिंदी में लवणो मृदोभिद्ध कहा जाता है, और हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या? हैलोफाइटा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए आप लोग। सुमेलित करना है। दिल्ली क्या है? शुष्क है, अर्ध शुष्क है, या क्या है? जोधपुर, शिलोंग और मुंबई। तो शिलोंग को तो आप लोगों को पता ही है। शिलोंग क्या है? सबसे कहाँ पे शिलोंग है? तो शिलोंग हमारा मेघालय पे है। शिलोंग मेघालय पे, तो यहाँ क्या होगी? अधिक वर्षा होगी।
ठीक है, तो ये सबसे क्या हो जाएगा, आर्द्र भूमि होगा कि नहीं। तो 4 आ गया। देखिए किस में दिया है 4, तो ए और सी, ऑप्शन के हिसाब से ए और सी। तो जोधपुर को आप लोग भली भांति जानते हैं, कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। तो राजस्थान में है तो ये क्या होगा, शुष्क होगा। ठीक, मैं बस आप लोगों को सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ। हाँ, आप लोग बताइए सही है या गलत है। ठीक, तो आप अब देखिए सी में फर्स्ट कहाँ दिया है, सी का फर्स्ट, तो ये हमारा सिर्फ सी पार्ट में दिया है। 2 ही आप मैच किए और आप लोगों का आंसर आ गया। ठीक, सिर्फ 2 से आंसर आ गया। दिल्ली देख लीजिए, दिल्ली क्या है, दिल्ली में बारिश होती है, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा अर्ध शुष्क हो जाएगा। मुंबई क्या होगा, उष्ण आर्द्र होगा। क्या होगा, उष्ण और आर्द्र होगा। ठीक, तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। ऐसे अगर आप करेंगे, करना आ जाएगा तो आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक, अच्छा करेंगे, 85 प्लस लाएंगे, मेरा वादा है। आप लोगों से प्रैक्टिस सेट देखते रहें, 85 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, सब मिला करके अब तक जान रहे हैं आप लोग, कम से कम ये 20वां या 25वां टोटल प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूँ। ठीक, जब से करा रहा हूँ, बस आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। 10 तो उसी का हो चुका, 4-5 मैं खुद बनाया था, 7-8 ठो जो है, लेकिन आप लोग खुद नहीं ध्यान दे रहे हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा यूपी में जनसंख्या है। ठीक है, पूरे भारत में। उसके बाद कौन सा है, महाराष्ट्र है। ठीक, दूसरे नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे कौन है, बिहार है। बी आर का मतलब क्या होता है, बिहार। और फोर्थ पे कौन है, वेस्ट बंगाल, याद रखेंगे। ठीक है, और फिफ्थ पे कौन है, याद रख लीजिए, वेस्ट बंगाल हो गया। फिर हमारा आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक, इन पाँचों को आप लोग याद रखेंगे। 19 करोड़ 2011 की जनगणना के लिए 19 करोड़ थी, अब तो वर्तमान में देखा जाए तो 24 करोड़ से कम नहीं है यूपी की जो है। ठीक, 11 करोड़ किसकी थी, 11 करोड़ के आसपास किसकी थी, महाराष्ट्र की थी, और 10 करोड़ हमारे बिहार की। तो सब दूसरे आप पूछा तो दूसरा हमारा कौन सा है, महाराष्ट्र है। ठीक है, याद रखेंगे नहीं आप लोग, महाराष्ट्र है। ठीक, चलिए, महाराष्ट्र में हमारा एलोरा का गुफा, अजंता की गुफाएं भी स्थित हैं, कैलाश मंदिर स्थित है महाराष्ट्र में जो है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग बताएंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 17। अब हमारे किस चीज़ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ये हमारे हो गए इको के। इको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स के। ठीक है, चलिए, एंटी पॉट व्यापार क्या होता है, एंटी पॉट व्यापार, एंटी पॉट व्यापार क्या होता है। तो एंटी पॉट व्यापार होता है निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। ठीक है, जो निर्यात के लिए क्या की गई, आयात की गई वस्तुएं जो हमारी क्या कहलाती हैं, एंटी पॉट व्यापार कहलाती हैं। ऐसे विस्तार के लिए, ऐसे व्यापार के विस्तार के लिए जहाजी बेड़े क्या किए जाते हैं, विकसित होना चाहिए। ठीक है, इस देश में काफ़ी प्रयास की आवश्यकता है। जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, इन देशों में क्या के साथ जो है भारत क्या करता है, यह व्यापार करता है। ठीक है, एंटी पॉट वाला सिस्टम। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए आप लोग, तेल शोधन कारखानाएँ हैं, इनके बारे में बताइए। नुमालीगढ़, तटीपाका, कोयली या नागी पट्टिनम, बताइए। इसमें तो मुझको पता है, किसी को कुछ नहीं पता है। ठीक है, बताइए आप लोग, सबसे बेस्ट आज का क्वेश्चन है। नुमालीगढ़ सबको पता है, नुमालीगढ़ कहाँ, हमारा असम में क्या है, तेल शोधक कारखाना है। ठीक, क्या है, तेल शोधक कारखाना है। और बताइए अगला, एक तटीपाका है, तटीपाका, तटीपाका कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। याद रखेंगे ना, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। कोयली कहाँ पे है, कोयली, तो कोयली हमारा गुजरात में है। ठीक है, और नागापट्टिनम कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक, नागापट्टिनम कहाँ है, तमिलनाडु में। तो कौन हो जाएगा, रुक जाइए 1 मिनट, 1 पहले का किस पे आया, 3 पे। ठीक, दूसरा 1, दूसरा कहाँ गया 1, तीसरा कहाँ गया है, तीसरा 2, चौथा 4। ठीक है, 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, तो हमारा बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे ये चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। बताइए फटाफट, निम्नलिखित में से किस समिति ने क्या किया है, बताइए कि समिति ने कृषि जोत कर का सुझाव दिया था। वाचू समिति, राज्य समिति, कार्वे समिति या मराठे समिति, बताइए जल्दी बताइए कौन सी समिति थी। तो राज्य समिति थी। ठीक है, राज्य समिति हमारी कृषि जोत के बारे में क्या किया था, बताया था। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, बैंक दर क्या है। ये क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, 100% आएगा। ठीक, इधर थोड़ा सा दिक्कत करता है, कब चलता है, यूपी ट्रिपल एससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या किया गया था, पूछा गया था। ठीक, तो बैंक दर क्या है,
जो साहूकार द्वारा लिया जाने वाला ब्याज दर है, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर है, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली एक आधिकारिक ब्याज दर है। बताइए किसके द्वारा ली जाने वाली एक आधिकारिक ब्याज दर है? बताइए 19 का। तो एक केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली क्या है? आधिकारिक क्या है? ब्याज दर है। ठीक है, याद रहेगा ना। बैंक दर का आशय होता है जो केंद्रीय बैंक होते हैं हमारे जो है उनके द्वारा जो आधिकारिक ब्याज दर ली जाती है, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, उसी को हम क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अवमूल्यन 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 तब अधिक कारगर होता है जब, बताइए, अवमूल्यन तब अधिक कारगर जब विदेशों में निर्यात मांग का क्या हो? लोच अधिक हो। क्या हो? लोच अधिक हो। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 21। बताइए 21 क्या करा? वह न्यूनतम जनसंख्या, अब हमारा किसका आ गया? पॉलिटी हमारे क्वेश्चन क्या हो गए? स्टार्ट हो गए। ठीक है, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित की जाती हैं? बताइए कितने स्तर पर? जल्दी बताइए आप लोग। 21 का तो कितने स्तर पर की जाती है? तो 20 लाख पे। याद रखिएगा कितने पर? 20 लाख पे। 73वां संविधान संशोधन हमारा क्या? पंचायती राज्य से है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन हमारा किससे है? पंचायती राज से, 1992 में। ठीक है, 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और बताइए इसको कौन सी अनुसूची इसके तहत जोड़ी गई थी? तो 11वीं अनुसूची को क्या किया गया था? जोड़ा गया था। ठीक है, और कितने विषय इसमें थे? तो विषय की संख्या कितनी थी? बताइए विषय कितने थे? तो विषय हमारे कितने थे? 29। ये सब सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। बताइए निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? बताइए राजदूतों को नियुक्ति पर, विधेयक में स्वीकृति पर, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधायकों की स्वीकृति एवं लोकसभा के भंग करने पर। बताइए किस पे नहीं है? जल्दी बताइए। तो किस पे नहीं है? विधेयकों की स्वीकृति पर क्या करता है? उससे मंत्रिपरिषद से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। फर्स्ट कथन ये है और उसका आर क्या है? कारण है। ठीक है, बताना है। भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है। संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। मंत्रिपरिषद का प्रावधान 100% है, आपको भी पता है और हमें भी पता है। ठीक है, क्या मंत्रिपरिषद का क्या है? प्रावधान है। तो ए आर दोनों सही हैं, प्रेसिडेंसी नहीं है, बिल्कुल सही है। आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बताइए निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? समानता का अधिकार बताइए है कि नहीं? है ना? विरोध का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में? धर्म की जो स्वतंत्रता है वह किस आर्टिकल में है? बताइए जल्दी। तो हमारा आर्टिकल कहाँ से कहाँ है? 25 से लेके 28 तक है। ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। याद रखिएगा 23 और 24 में है। विरोध का अधिकार एक कोई हमारे क्या है? 6 अधिकारों में से ये नहीं है। हमारे आर्टिकल किस में दिया है? आर्टिकल हमारे 19 में दिया है, लेकिन ये कोई अधिकार नहीं है। समानता इक्वलिटी का अधिकार किस में है? बताइए 14 से लेके 18 तक। ठीक, चलिए स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है? 19 से लेके 22 तक। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी पार्ट इज द राइट आंसर। सब आर्टिकल भी मैं आप लोगों को याद करवा देता हूँ। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ से लिए हैं? कितनी बार बताया गया है? तो कि किससे लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था? केवल किसे लिया गया है? यूके से लिया गया है। तो भारत और यूएस से दोनों से लिया गया है। भारत और यूएस से दोनों से लिया गया न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 26 बताइए फटाफट। निम्नलिखित में से किस वर्ग में सर्वत्र दाता है? मतलब यूनिवर्सल डोनर है, जो सबको क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो ओ माइनस सबको देता है, ए बी प्लस क्या है? सर्वग्राही है। ठीक है, ए बी प्लस क्या है?
ग्राह्य, याद रखेंगे ना। चलिए, इस रक्त समूह की खोज की कौन किया था, तो लैंड स्टीनर ने किया था। खोज कौन किया था, लैंड स्टीनर ने, ठीक है। चलिए, कौन किया था, लैंड स्टीनर में। कब किया था, तो 1868 में, याद रखेंगे आप लोग, मैंने पूरा डिटेल से बताया है। या एक क्या होता है, संयोजित टिश्यू होता है, ठीक है। 27 को बताइए, DNA द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा, तो बहुत आसान है, वाटसन एंड किसके द्वारा, क्रिक के द्वारा। वाटसन एंड क्रिक के द्वारा, कब, 1953 में। 1953 में वाटसन एंड क्रिक के द्वारा जो है द्विकुंडली संरचना का क्या किया गया था, खोज किया गया था, ठीक है। और इसके लिए उनको जो चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ भी वाटसन एंड क्रिक को कब दिया गया था, 1900 कब मिला था, 1962 में इनको क्या मिला है, नोबेल प्राइज़ भी मिला है। याद रखेंगे आप लोग, कब मिला था नोबेल प्राइज़, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। जो स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया किसका मिक्सचर होता है, तो एक्वारेजिया का कितनी बार मैंने बताया है इसको, HNO3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो कितने 1:3 के 3:1 के 3:1 के रेशियो में ये क्या होता है, मिक्सचर होता है, जिसमें क्या, जो सुनार होते हैं, जो गांव में सुनार होते हैं, सोने का क्या करते हैं, जब उसमें गंदगी फैल जाती है तो इसको क्या करते हैं, डुबोते हैं, और सारी गंदगी क्या होती है, फ्रेश हो जाती है, ठीक है। उसके साथ कुछ सोना भी चला जाता है, ठीक है, इतना हार्ड है होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन तो बताइए आप लोग, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो कौन हो जाएगा, नाइट्रिक एंड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। चलिए, प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया, थोड़ा सा कट गया है, परिवर्तित है ये जो है, ठीक है। आप लोग इसको सही कह, परिवर्तित है, ठीक, किया जाता है, तो किसके द्वारा, मोटर द्वारा, रेक्टिफायर द्वारा, तो किसके द्वारा, रेक्टिफायर द्वारा, ठीक है। डायरेक्ट क्या, प्रत्यावर्ती धारा को AC को DC में कन्वर्टित करने के लिए किसका प्रयोग, दिष्ट धारा में कन्वर्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो रेक्टिफायर का ही किया जाता है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला। पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किस चीज़ को नापने के लिए किया जाता है, बताइए, पायर हीलियोमीटर का। तो पायर हीलियोमीटर का प्रयोग जो सोलर रेडिएशन को, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IMP है, याद रखेंगे इसको जो, ठीक है, किसको, सोलर रेडिएशन को नापने के लिए पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए आइए बताइए, 31 हमारे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ये कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या, अंकों का योग कितना है, 10 है, तो 82, ए भी है, ए भी, लेकिन इसमें एक 73 है जो है, 73 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। और कह रहा है कि जब अंकों का आपस में बदल दिया जाता तो अंक 73 है, तो इनके अंक कितने हैं, 7 और 3 है, तो इनके अंक क्या किए मैंने, बदल दिए, ठीक है। बदलने तो 36 क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो कितना आएगा, 36 क्या हो गई, कम हो गई, जो कहा उसने वही हुआ, ठीक है। लेकिन ये पूछा क्या है, तो बदली हुई संख्या बताइए, क्या बताइए, बदली हुई संख्या, ये ना कि पूछ रहा कि ये वाली संख्या, बदली हुई संख्या, तो बदले कौन है, कौन बदले हैं, 37, तो बदलने पे कौन है, 37, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे बड़ी बात तो ये है, बदली हुई संख्या हमसे पूछ रहा है, ये आंसर ना होकर के हमारा क्या होगा, 37 होगा, क्योंकि वो तो हमारी संख्या है 73, लेकिन जब इस अंकों को इसको बदल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 37, घटाने पे कितने आ रहा है, 36, और ये हमें सारी चीज़ें क्या होती हैं, 75 इस तरह लगाएंगे तो आप जल्दी कर लेंगे। और अगर आप फार्मूला पे जाएंगे तो आप फार्मूले से भी लगा सकते हैं भैया, आपकी इच्छा। मान लीजिए इकाई का अंक x 10, इन दोनों का 10y इक्वल्स टू कितना 10 है, फिर इनका अंकों का योग बदल दीजिए, इन अंकों का योग आपस में बदल दीजिए तो संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अंकों का योग बदलेंगे तो 10y प्लस x, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा ये क्या हो जाएगा, सॉरी वही चीज़ तो फिर लिख दिया मैंने, यहाँ क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 10y बराबर 36। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन हमसे संख्या कौन सी पूछेगा, तो जो बदला हुआ है, ये तो बदली हुई संख्या बताना, ना कि ये वाली बताना है, ठीक है, याद रखेंगे आपको। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सी पार्ट होगा, ठीक है, सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला, किसी संख्या में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है, ठीक है, तो मान लीजिए कितना है, बॉय एंड क्या है, गर्ल, और क्या है, टोटल, ठीक, टोटल कितने हो रहे हैं, तो 3 है, तो मान लेते हैं हम 100 का मल्टीप्लाई करके 300, और 2 इसको मान लेते हैं 200, और ये टोटल कितने हो गए 500, ठीक। कह रहा है कि 80% लड़कों को क्या मिली, छात्रवृत्ति मिली, तो क्या 20% की मिली, तो 80 को नहीं मिली, तो यहाँ पे 80% निकाल लीजिए,
वो पूछा हमसे लास्ट में कि कितने को नहीं मिली, तो 80% इसका निकाल लीजिए। फिर कह रहा है कि कितने छात्रों को, 25% लड़कियों को नहीं मिली, तो 25% लड़कियों का निकाल लीजिए। 25 में से 75 को नहीं मिली तो कितने हो जाएंगे, इसको कैंसिल करिए और इससे इसको कैंसिल करिए। ठीक है, कैंसिल हो गया। तो 8 के 8 16 8 3 का 24, 240 आया। ये कितना है 75, 75 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 7 दूनी 14, 14 एक हासिल 1 15, 150। अब दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हुआ, जोड़ने पे आ रहा है 0 9 0 9 और कितना आ रहा है 3, 339। अब इसका हमें क्या निकालना है, टोटल में से कि इतने लोगों को नहीं मिली। ठीक है, तो 500 का क्या निकालना हमें, परसेंटेज निकालना है। तो 5 7 35 और 5 8 40, तो 78% लोगों को नहीं मिली। कौन से पार्ट में, डी पार्ट। देखिए डी पार्ट में नहीं है। ठीक, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बस आप लोग सॉल्व करिएगा। इससे आसान क्वेश्चन और इससे आसान मेथड कोई है भी नहीं। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे, इसमें मैं क्या बताऊँगा बताइए, इस क्वेश्चन में क्या बताऊँगा, वर्गमूल नहीं निकाल लेंगे आप, जो है इसका ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। इसको आप लोग करिए, इसमें कुछ है ही नहीं। अभी तक वर्गमूल सीखेंगे तो कहाँ से वर्गमूल निकालना सीखेंगे आप लोग, तो कहाँ से आप लोग पेट क्वालिफाई करेंगे। 85 नंबर टारगेट है और वर्गमूल ही नहीं निकालना आएगा, बताइए। चलिए अगला है, जो एक कक्षा में 3 छात्र एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से कितने पाते हैं, 18 पाते हैं। पूर्णांक कितना है 25, पहले मैं बता दे रहा हूँ, पूर्णांक कितना है 25। तो 3 छात्रों का औसत क्या हो जाएगा, तो 18 × 3 का इनका योग, 3 छात्रों का योग कितना हो जाएगा, 18 का 18, 18 3 54। ठीक है, और यहाँ क्या कह रहा है, दो नए विद्यार्थी परीक्षा में आते हैं, वह न्यूनतम अंक कितने हैं, न्यूनतम अंक की बात कर रहा है, न्यूनतम पूछा हमसे, बात याद रखेंगे। ठीक है, जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और यह अन्य छात्रों से कम हो तथा पाँचों छात्रों का कुल औसत, पाँचों छात्र का कुल औसत कितना दिया है, तो 5 का 20 दिया है। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 100। तो 3 का ये है, तो 2 का आप निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 6, कितना आ गया 46, 2 का कितना गया 46, पूर्णांक कितना है 25। तो मैक्सिमम काउंट कितना पा सकता है, 25 पा सकता है, और न्यूनतम कितना पा सकता है 21। तो हमें न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम क्या आ जाएगा 21 इज़ द राइट आंसर। एक 25 पा सकता है और एक न्यूनतम की बात करेगा तो 21 पाएगा, इससे कम नहीं पाएगा। ठीक, चलिए ऐसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 बताइए। 35 पे 2 की पावर इतना इंटू 5 की पावर x के अंत में 5 होता है, किस कंडीशन में। तो x बराबर, एक बार क्या करिए 0 रखिए, x बराबर 0 रखेंगे तो 2 की पावर 1 इंटू 0 और 5 की पावर 1 क्या बराबर आ जाएगा, 0 बराबर क्या आएगा 1 आएगा। x बराबर 1 रखेंगे तो 2 इंटू 5 का मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा 10 आएगा। x बराबर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, x की पावर तो 4 आएगा, ये कितना आ जाएगा 25 इंटू 100, यानी कि कभी भी क्या आएगा 5 लास्ट में नहीं आएगा। तो x का कोई भी मान इसके लिए क्या करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो x का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने क्या हैं कांड हैं, तो कितने 7 कांड हैं। कितने हैं 7 कांड हैं, याद रखिएगा कितने हैं, तो 7 कांड हैं, याद रखेंगे ना कितने कांड हैं। हिंदी हमारी स्टार्ट हो गई। ठीक है, चलिए ऐसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, माता पिता जो है लोहे के चने चबाकर बच्चों को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। लोहे के चने चबाकर, बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास, बहुत ही आशा। तो बहुत कठिनाई झेल करके क्या करते हैं माता पिता हम लोगों को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। इस बात को आप लोग याद रखा करिए, जो अपने माता पिता की आंखों में देख करके आप लोग क्या करिएगा, मेहनत किया करिए जो है। ठीक है, किस तरह से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हिंदी में कुछ नहीं, बहुत फास्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। राधा घर नहीं है, राम पाठशाला बैठा है। हमें शुद्ध पूछा है। आप अवश्य सुने होंगे, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। बताइए क्या होगा, कौन सा पार्ट इज़ द राइट आंसर होगा, कौन सा पार्ट सही होगा। तो हमारा मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे चलते हैं। अन्न और अन्य शब्द जो है 2 समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं। तो अन्न एक क्या है, अन्न है, एक क्या है, अन्य है। अन्य का मतलब एक क्या होता है, दूसरा, एक क्या होता है, अनाज। तो क्या हो जाएगा, ए पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए 40 बता दीजिए यहीं पे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 40 है। ठीक है,
इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं? तो शारदा भी होता है, वाणी भी होता है, वाघेश्वरी भी, तो सुधी नहीं होता। तो हमारा क्या हो जाएगा? सुधी इज द राइट आंसर। ठीक है, सुधी इज द राइट आंसर। ठीक है, सुधी का मतलब होता है विद्वान, विद्वान, कोविद, बुद्ध, धीर, विज्ञ, ये सब हमारे क्या हैं? सुधी के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। आज हम लोग रीजनिंग का नहीं करेंगे, ठीक है, मैथ का कर लिए, आज रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। आज सीधे किसके किया जाएगा? करंट अफेयर के। ठीक है, तो अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भांजी, टके सिर खाजा, आप लोग पढ़े होंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र जी, गोदान, कर्मभूमि, गब्बन, रंगभूमि, ये सब किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद्र जी के हैं। मुद्रा राक्षस किसकी? विशाख दत्त जी की है। ठीक है, धर्मवीर भारती जी की रचना के बारे में आप लोग जानते हैं। गुनाहों का देवता है, सूरज का 7वां घोड़ा है, अंधा युग, ये सब किसके हैं? धर्मवीर भारती जी के हैं। ठीक है, मधुबनी कला कहाँ की है? बताइए, मधुबनी कला, मधुबनी कला कहाँ की है? तो कितनी बार पूछा गया, तो मिथिला बिहार की है। कहाँ की है? मिथिला बिहार की है। ठीक है, इसके अंदर दरभंगा आता है, पूर्णिया आता है, कुछ नेपाल के क्षेत्र में भी ये क्या है? प्रचलित है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं, कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन या जलवाष्प, तो कौन सी है? तो हमारी क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जलवाष्प भी है, ओजोन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी हमारी क्या है? इसमें मीथेन भी हमारी क्या आती है? ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती है। NO2 भी आती है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो आती है, CFC भी आती है हमारी। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? बताइए, तो कौन थे वो? A.G. टांसले जी थे, या फिर जो व्योर जी थे, या जे थॉमसन जी थे? बताइए कौन थे? तो हमारे कौन थे? A.G. टांसले साहब थे। कौन से? A.G. टांसले जी थे। इकोसिस्टम का कब? 1935 में। ये क्वेश्चन मैंने और बताया कभी जो। ठीक है, चलिए नेपाली भाषा, अगला क्वेश्चन बताइए 55 बताइए। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? नेपाली भाषा मुख्य रूप से कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, तो किस राज्य में बोली जाती है? तो सिक्किम। सिक्किम क्योंकि नेपाल से सटा हुआ है, तो सिक्किम में ऑब्वियस बात है, सिक्किम में बोली जाएगी। ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेपाल के साथ सीमा किसके किसके साथ सीमा साझा करता है सिक्किम? तो नेपाल के साथ करता है, और किसके साथ करता है? नेपाल, चीन और भूटान के साथ। ठीक है, नेपाल, चीन और भूटान के साथ। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? चीन है, कनाडा है, ब्राज़ील है, या भारत है? तो सबसे ज़्यादा जो है सीमा कौन सी साझा करता है? तो चीन। चीन कितने देशों के साथ? तो 14 देशों के साथ, याद रखिएगा। तटीय सबसे ज़्यादा किसकी है? तो कनाडा। सर्वाधिक जो है तटीय वाला, तट रेखा सबसे ज़्यादा किसके पास है? तो कनाडा के पास है। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है। ठीक है, कौन सा है? ब्राज़ील है। ठीक है, यहीं पे अमेजन वन भी कहाँ पे पाए जाते हैं? ब्राज़ील में ही पाए जाते हैं। भारत में कौन से? थार का रेगिस्तान भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है। चलिए, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसका होता है? तो मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है? सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल कौन सा? 72 के तहत राष्ट्रपति किसी को मृत्युदंड से क्या कर सकता है? माफ़ कर सकता है। किस आर्टिकल में राष्ट्रपति है? तो आर्टिकल 52 में भारत का क्या होगा? एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या है? जो कार्य की शक्तियाँ होंगी वो राष्ट्रपति में क्या होंगी? निहित होंगी। 61 में क्या है? आर्टिकल 61 में क्या है? तो आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, और आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक, मैंने इतने आर्टिकल्स को आप लोगों को क्या किया? बता दिया। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। मथुरा कला स्कूल शब्द अपने शिखर पर कब था? तो ये हमारे कब था? कुषाण काल में था। किस काल में था? मथुरा कला जो है सबसे मतलब चरम सीमा पे कब थी? तो कब थी बताइए? तो कुषाण काल में थी। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कड़फिसिस इसका जो है संस्थापक था, और इसके जो है कौन थे? कनिष्क जो है इसका क्या था? सबसे मतलब अच्छा श्रेष्ठ शासक था। जो है इसी के समय जो है जो बौद्ध धर्म था जो है वो
हीनयान और महायान, श्वेतांबर और दिगंबर में क्या कर बंट जाता है। ठीक है, चलिए आइए अगला बताइए 59। अप्रैल 2022 में डेफ कनेक्ट 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया? अप्रैल 2022 में डेफ कनेक्ट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? मुंबई, पुणे, लखनऊ या दिल्ली? तो कहाँ पे किया गया बताइए 59 का? तो ये हमारा नई दिल्ली में, याद रखेंगे डेफ कनेक्ट 2.0 का कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में, याद रखेंगे ना आप लोग। डेफ कनेक्ट 2.2 का उद्घाटन नई दिल्ली में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। किस देश को क्वाड पहल के तहत भारत का कोविड रोधी टीका कोवैक्स मिला? क्वाड में कितने देश हैं? क्वाड में 4 देश। क्वाड समूह है जो भारत का, भारत है उसमें यूएसए है और कौन है? ऑस्ट्रेलिया और जापान है, 4 देशों का समूह। उसके तहत जो है क्या किया गया था? टीकाकरण किस देश को दिया भारत ने? बताइए। 21 अप्रैल 2022 क्वाड महत्वाकांक्षी के तहत जो है कोवैक्स टीका 2 लाख खुराक जो हम किसको दिए हैं? थाईलैंड की। हाथियों का देश भी थाईलैंड को ही कहा जाता है। ठीक है, समझ में आप लोगों को? चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 61। अब हमारे करंट अफेयर स्टार्ट हो गए। क्या हो गए? करंट अफेयर। 10 क्वेश्चन। किस राज्य में भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र का क्या किया गया है? शुरुआत किया गया है। तो ये हमारा कौन सा राज्य है बताइए, जल्दी बताइए। तो हमारा असम है। शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र का स्टार्ट किया गया है। ठीक है, 500 मेगावाट 500 किलोवाट क्या किया जाएगा? इसमें तैयार किया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। ज़्यादा इसकी डिटेल नहीं जाएंगे, फटाफट बताते हैं। ठीक, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। सेमीकॉन इंडियन सम्मेलन 2022, सेमीकॉन याद रखेंगे 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सेमीकॉन 2022 का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया? बेंगलुरु में। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था। ठीक है, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए वहीं पर हमारा इसरो का क्या है? हेडक्वार्टर भी है जो बेंगलुरु में। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो हमारा आगरा। आगरा में जो वैक्यूम आधारित जो, क्योंकि वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो आगरा में जो वैक्यूम सिस्टम क्या किया गया है, क्योंकि वहाँ विदेश से लोग आते हैं तो थोड़ा वहाँ सीवर सिस्टम अच्छा रहेगा तो अच्छा मैसेज जाएगा जो विदेशों में। ठीक है, इसीलिए क्या है ये सिस्टम लगाया गया है। ठीक है, नीदरलैंड कंपनी के द्वारा है। नीदरलैंड की कंपनी है जो क्या है इस सिस्टम को लगा रही है। ठीक है, आगरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। आगरा में कौन कौन से हैं? तो ताजमहल हमारा कहाँ? आगरा में, जिसको किसने बनाया था? तो शाहजहां द्वारा। ठीक है, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा 28 अप्रैल 2022 को ऐतिहासिक अनगताल झील, अनगताल ताल जहाँ जहाँ लगा है बताइए वो कहाँ पड़ती, कहाँ पे पड़ती है? राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित कर लिया गया है। इस झील का किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है बताइए, जल्दी बताइए। 64 तो हमारी एनसीआर दिल्ली में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? एनसीआर दिल्ली में। अनगताल झील जो स्मारक के रूप में स्थापित की गई है, जो कहाँ पे पड़ती है? हमारी जो है नई दिल्ली में पड़ती है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अप्रैल 2022 में किस राज्य का जो लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? लिविंग रूट ब्रिज। तो मेघालय में एक लिविंग रूट ब्रिज है जो दोनों किनारों पर एक फिक्स इलास्टिक पेड़ पर क्या है प्रशिक्षित करके लिविंग रूट ब्रिज विकसित किया जाता है। जड़ों द्वारा क्या पुल का निर्माण किया जा सकता है मेघालय में। ठीक है, उमियम एक झील है जो वहाँ की सबसे क्या है सुंदर झील है, मतलब स्वच्छ झील है जो एकदम कुछ भी आप उसमें फेंक देंगे फिर आप देखेंगे तो नीचे क्या है पूर्ण रूप से दिखाई देगी आप लोगों को। ठीक है, अब इतना स्वच्छ मेघालय बहुत अच्छा हमारा राज्य है। ठीक है, अप्रैल 2022 में किस रेलवे ने मिशन 100 विद्युतीकरण क्या किया है? पूर्ण किया है। तो बताइए, अप्रैल की बात है, अप्रैल का कर्नाटक कहाँ पे है बताइए? तो ये हमारा कौन सा कोंकण रेलवे जो है क्या किया है? पूर्ण किया 100% विद्युतीकरण। कोंकण कहाँ पड़ता है बताइए? कोंकण हमारा पड़ता है गुजरात में। ठीक है, अगला अप्रैल 2022 में किस संस्था ने फास्टर नामक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है? तो हमारा कौन? उच्चतम न्यायालय। कौन किया है? उच्चतम न्यायालय। इसने सुपेश नामक, ये वाला क्वेश्चन देखिए, सुपेश नामक एक जो है इसने ऐप क्या किया था? लॉन्च किया था। वो क्वेश्चन जो 2021 में पूछा गया था। तो ये आप लोग फास्टर और सुपेश दोनों याद करिए किसके द्वारा है? उच्चतम न्यायालय द्वारा है। अभी हमारे उच्चतम न्यायालय जो है इसके नए 49वें जो हमारे क्या बने हैं, क्या बने? यू ललित, उदय उमेश ललित जी हमारे क्या बने हैं? सुप्रीम कोर्ट के क्या चीफ जज बने हैं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला
अप्रैल 2022 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा था? ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड? बताइए कौन सा रहा? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में रैंकिंग में कौन सा सबसे फर्स्ट पोजीशन पे रहा? तो बताइए कौन सा रहा? तो ये हमारा था मैस्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब भारत का जो है बॉम्बे कौन से स्थान पे था? तो भारत का बॉम्बे जो है चौथे स्थान पे था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अप्रैल 1969 में अप्रैल 2022 में जो है सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप कौन सा देश क्या किया? 1064 जो है एंटी करप्शन ऐप लॉन्च किया। तो हमारा उत्तराखंड है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 आज का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से जो है स्कूल चलो अभियान कौन स्टार्ट किया है? तो ये हमारा कौन सा राज्य स्टार्ट किया है? तो हमारा उत्तर प्रदेश जो है राज्य ने स्टार्ट किया है श्रावस्ती से, क्योंकि श्रावस्ती में क्या है सबसे कम साक्षरता जो है श्रावस्ती में ही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ कम है, इसीलिए उत्तर प्रदेश से हमारे देश के जो है सीएम माननीय श्री कौन है बताइए? योगी महाराज जी ने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ आज टीचर डे के दिन जो है कि आप लोग सेलेक्ट हो जाएं, किसी न किसी एग्ज़ाम में इतनी मेहनत करिए कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए जो है। ठीक है, और गुरु दक्षिणा के रूप में सिर्फ एक मांगूंगा कि आप लोग आज 500 से प्लस करा दीजिए। जो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।